नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बाला मीडिया। दक्षिण के पाँव में छुए, वो दिल का सम्मान था उनका। तो यानी कि दुनिया आज भारत को जो महत्व दे रही है वो एक अपने आप में बेमिसाल। दूसरी बात, आर्थिक स्थिति की भी अगर हम लगाए तो जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने एक बार कहा था कि हमें यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं और जिसको भेजना है उसके पास तो 15 ही पैसे पहुँचते, 85 पैसे बीच में ही लापता हो गए। लेकिन जब आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी तो उन्हें 48 करोड़ 27 लाख बैंक के अकाउंट खोलने का काम किया। और जो विपक्ष है उसने उसका मजाक उड़ाने का काम किया। उसने कहा बैंक का अकाउंट तो खोल दिए लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन आज आपके सामने है कि वो जो 1 रुपये में से 85 पैसे मूलते थे, आज वो गुम होने बंद है। आज हर व्यक्ति को सीधे सीधे वो पैसा मिल रहा और उसके पैसे में कोई भी किसी प्रकार की भी हेराफेरी आज नहीं है। और बहुत सी चीज़ें इस प्रकार से ऑनलाइन करके सारा सिस्टम को ठीक करने का काम वर्तमान सरकार ने किया। अभी जिस प्रकार से कोरोना आया और कोरोना के दौरान जिस प्रकार की स्थिति पूरी दुनिया के अंदर एक प्रकार का था कि कुछ लोगों ने सभ्य भाषा में ये कहा कि इसका केंद्र भारत रहेगा। लेकिन वो केंद्र नहीं कहना चाहते, वो ये कहना चाहते कि सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट रहेगा वो भारत का डेथ रेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है और शायद इनके पास उस प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, शायद ये उसका मुकाबला नहीं कर सकते कि ऐसी उनकी दानी। लेकिन आपके सामने है कि जिस प्रकार उसकी आलोचना की हो, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उसका जबरदस्त तरीके से सामना भी किया गया। और विपक्ष ने कहा कि भाई जरूरत तो वैक्सीन की है, वैक्सीन तो है नहीं। उनका अनुमान था कि शायद वैक्सीन पैदा नहीं हो सकती भारत में। उन्होंने कहा भारत की जनता के प्रति, भारत के वैज्ञानिकों के प्रति उनका विश्वास ही नहीं था कि ये कोई वैक्सीन बना सकता। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वैज्ञानिक थे उनको बुलाया, डॉक्टरों को बुलाया और सबसे कहा कि भाई आप पैसा कितना भी खर्च हो लेकिन आप प्रयास करो। और प्रयास किया और 2 वैक्सीन हमने डेवलप की। और वो 2 वैक्सीन केवल हमारे लिए नहीं, अगर हमने डेवलप की तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में अगर कोरोना पे कंट्रोल किया गया तो उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी वैक्सीन का है। अगर हम वैक्सीन ना बनाते तो शायद दुनिया में किस रेट में हमने 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिसको वैक्सीन हमने दी, 80 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जिनको हमने फ्री वैक्सीन दी और उसकी वजह से इस बीमारी को रोक दिया। हमने यहाँ भी 220 जो करोड़ है वो इंजेक्शन देने का काम किया और उसके साथ साथ जिस प्रकार से 80 करोड़ लोग जो हैं उनको हमने भोजन देने का काम किया, अनाज देने का काम किया ताकि कोई भूख से नहीं मरना। जो पिछला अनुभव है बहुत खतरनाक है। जो अभी बहुत सीनियर पत्रकार बैठे हैं जिसको पता है, हमारे वैसे नए तो जितना पता नहीं होगा कि एक बार एक प्लेग की बीमारी आई थी देश में, बहुत पहले अंग्रेजों का टाइम था, उस टाइम प्लेग की बीमारी। तो उसका अनुभव ये है कि उस टाइम में जितने लोग प्लेग से मरे थे उससे भी ज़्यादा लोग भूख से मर गए थे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस प्रकार का ध्यान रखा कि आने मतलब इस प्रकार की स्थिति देश के सामने पैदा ना हो कि कोरोना की बजाय आदमी भूख से ही, तो एक भी व्यक्ति की जान कहीं भूख से ना जाए, इसकी पूरी चिंता जिस प्रकार से सरकार ने की वो अपने आप में बेमिसाल है। जिस प्रकार से पक्के मकान, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास पक्का मकान ही नहीं है। तो हमने 9 साल के कार्यकाल में 3.5 करोड़ लोगों को मकान देने का काम किया, जिनमें से 70% मकान ऐसे हैं जो महिलाओं के नाम है, जिससे महिलाओं का भी एक सम्मान बढ़ा है। इसी प्रकार शौचालय की बात, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले से बोल रहे थे और शौचालय की बात उन्होंने लाल किले से की और विपक्ष ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया था कि भाई लाल किले से शौचालय की बात नहीं करनी चाहिए थी। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देवालय बाद में शौचालय पहले, इसमें भी काफी मजाक उड़ाया था कि कहाँ मंदिर और कहाँ शौचालय। लेकिन हम सब जानते हैं कि देवालय में अगर 1 महीना भी ना जाए तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन शौचालय में तो 3 बार जाना ही पड़ेगा, 4 बार जाना ही पड़ेगा। जिस टाइम भी जरूरत होगी उस टाइम शौचालय में रहना। और उससे करने की वजह से जो गंदगी समाप्त हुई उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां कम हुई और बीमारियां घटी। ऐसे ही जल की जल से नल से जल हमने एक योजना चलाई। हमारे यहाँ भगवान की कृपा है, ठीक पानी है सारा का सारा, जहाँ भी आप खोदते हैं कुआं लगाते हैं, नलका लगाते हैं, सब पानी ठीक है। लेकिन देश में बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ पानी ठीक नहीं है, अगर आप खुदाई भी करते हैं तो नहीं आ रहा है कुछ है। लेकिन इसकी समस्या को देखते माननीय प्रधानमंत्री जी नल से जल की योजना चलाई और 12 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको हमने कनेक्शन देने का काम, करोड़ 60 लाख महिलाएं जो है उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का काम। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि गैस जो है वो काफ़ी महंगी की, गैस भरी नहीं जाती। बात सही है, ठीक है, हम मान रहे,
उसका कुछ रेट बढ़ा है, लेकिन कनेक्ट कि जिसके पास गैस का कनेक्शन ना हो, हर व्यक्ति के पास गैस का कनेक्शन है, तो आज किसी को भी इस प्रकार की समस्या, कहीं भी किसी प्रकार की समस्या इस प्रकार की नहीं है। जो शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति जो लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। और मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा विचार विमर्श के बाद ये पॉलिसी बनी है। और इस पॉलिसी का ध्येय है कि जो व्यक्ति पढ़ लिख के बाहर आता है तो बेरोजगार ना हो। आज की तरीके में क्या है कि जो नहीं पढ़ा उसके पास तो रोजगार है, लेकिन जो पढ़ लिख गया वो बेरोजगार पक्का है कि उसके पास रोजगार नहीं है। तो शिक्षा इस प्रकार की दी गई कि वो लोग बेरोजगार हैं। तो आज नई शिक्षा नीति में एक तो अपनी भाषा पे जोर देने का काम किया। अब हमने 8,000 स्कूल, 4 हमने पिछली बार खोल दिए, 4 अब की बार हम खोलने जा रहे, तो उस नीति के तहत हम खोलने जा रहे। तो ये सारी की सारी, और वोकेशनल एजुकेशन पे जोर दिया कि 6ठी क्लास से शुरू कीजिए। जब 12वीं क्लास करके कोई बच्चा बाहर निकलता है तो उसके पास कोई हुनर होना चाहिए, कोई काम होना चाहिए, ताकि वो अपना काम कर सके। कई बार एम्स खुले पूरे देश में, और हमने 9 साल में 15 एम्स खोलने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी ने। मेडिकल कॉलेज 2014 तक 641 थे पूरे देश में, और हमने 700 नए मेडिकल खोलने का काम इस दौरान 9 साल में किया। 9 साल में 7 IIT खोलने का काम किया। IIM 2014 तक 13 थे, और 9 साल में 7 IIM खोलने का काम किया। इस प्रकार से अटल टनल, जो कि एक बहुत बड़ा 9 किलोमीटर की जो सुरंग है, उसको बनाने का काम किया, जिससे बहुत बड़ा एक परिवर्तन हुआ है, दूरी का बड़ा हुआ। और दुनिया में भी हमारी टेक्नोलॉजी का की एक मान्यता प्राप्त हुई कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका विपक्ष ने उसकी भी आलोचना की, लेकिन हमने उस महापुरुष को, जिसने इस देश को एक करने का सबसे बड़ा काम किया, पूरी दुनिया में उसका कोई उदाहरण नहीं है। केवल बिस्मार्क ने 3 स्टेट इकट्ठे किए थे, उसके अलावा कोई इतना बड़ा उदाहरण नहीं। लेकिन यहाँ तो सरदार पटेल जी ने 650 रियासतों को इकट्ठा किया, और इस प्रकार से खून का एक कतरा बहाए बिना ही इतना बड़ा काम जिस महापुरुष ने किया, हमने उसका स्टैच्यू बनाया। देखने गया, नया संसद भवन बनाने का काम किया, हालांकि इसका भी आलोचना की, लेकिन आज आपके सामने है कि बहुत बड़ा काम जो है वो कंप्लीट किया। और उससे बड़ी भारी एक, मतलब सांसदों को भी बड़ा उसमें सांसदों के लिए भी कमरा निश्चित किया गया है। पर हम पहले दिन से इस धारा के खिलाफ है कि देश को डिवाइड करने वाली धारा है। और केवल हम नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूँ, वैसे आप में से बहुत को जानकारी होगी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि धारा गलत है, ये नहीं लगनी चाहिए, ये भी बाध्यकारी धारा है और देश के हित में नहीं है। और जिस व्यक्ति ने संविधान बनाने का काम किया, जो उसके चेयरमैन थे, उसको ड्राफ्ट करने का काम किया, उसने भी इसका विरोध किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा कि उन्होंने इस धारा की व्यवस्था करने से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जवाब नहीं दिया था कि मैं इस धारा की व्यवस्था नहीं कर सकता, ये पाप मैं अपने देश के साथ नहीं कर सकता, उसने विरोध किया। और आज हमने धारा 370 और 35 से दोनों समाप्त कर दी। जो लोग ये कह रहे थे कि इसके खत्म होने से बहुत बड़ा उपद्रव होगा, वो सारा आपके सामने है। लेकिन रखी थी हमारे पास, हथियार नहीं होते थे। आज तक हम हथियार लेने वाले लोग थे, लेकिन आज हम हथियार बेचने वाले लोग हैं, दुनिया को सप्लाई करने वाले लोग हम हो गए। अभी जिस प्रकार से मान सोचिए, जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमसे बातचीत की, तो दोनों देशों ने इस बात की सहमति कर दी कि हम सीज फायर कर देंगे, तब तक लड़ाई नहीं करेंगे, 2 दिन में आप अपने, 3 दिन में आप बच्चे सारे निकाल लो। और आज आपके सामने है कि हमारे ही बच्चे निकल गए, नहीं हमारे पड़ोसी देश के और दूसरे देशों के बच्चे भी तिरंगा झंडा लेके, उसको लेके बाहर निकल। मुखी को और स्टेट कोई भी रेस्क्यू खरीद नहीं आ रहा इस प्रकार। अब आप हमारे से बार बार पूछते हैं कि क्या चुनाव में इकट्ठे लड़ेंगे, अभी निर्णय करने का हमारे पास कहाँ अधिकार है। अब आप कुछ न कुछ पूछ लें, ऐसा देखिए, हमने हमारे पास दोनों के पास बहुमत था, उनके पास बहुमत था, हमारे पास भी बहुमत था, लेकिन वो भी वादा करके गए थे, हम भी वादा करके गए थे। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम दोनों पार्टियों ने बनाया और सरकार चलाए। अभी तक जो हमारा समझौता सरकार चलाने का समझौता है, चुनाव लड़ने का समझौता नहीं है। चुनाव लड़ने का समझौता है जो वो उनका आयुमान और हमारा आयुमान मिल के बैठ के करेगा तब होगा। अभी तक का सरकार चलाने का, सरकार समुद्री जल रही, अभी तक कोई जाने। मंत्री जी प्राइवेट विधायक जी का एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, 2014 में इसी को इशू बनाकर चुनाव लड़ा गया। वो मेरा भी मिल जाएगा, नहीं बोल घोषणा की, वो सीएम साहब की घोषणा पूरे प्रदेश तक की, अम्बाड़ा में ही स्पेसिफिक हो। आपका ये मानना है कि लोकसभा की बात की थी उन्होंने, पहले जो घोषणा पत्र था, तो सुन लीजिए, मेरा निगेटिव तो सुन लीजिए।
मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आप जितना मुद्दा उठाते हो सारा ध्यान है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम अम्बाड़ा के अंदर या हरियाणा में कहीं हम गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के ऊपर एक यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे या कुछ शिक्षण संस्थान, और उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी, नामकरण किसी भी चीज़ का करना, आप देखिए सरकार ने अभी कई महापुरुषों के नाम के ऊपर जब जयंतियाँ मनाई गई, उनके नाम के ऊपर कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी, कहीं पे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसा करने का काम किया है और ये संज्ञान में है। ये जरूरी नहीं है कि अम्बाड़ा के अंदर ही हो, हम ये हरियाणा के अंदर हो। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने घोषणा पत्र में वायदा कर दिया और 2 सालों में काम नहीं हुआ। आज वही बात तो कह रहा हूँ, अभी कौन सा सरकार चलेगी, करके जाए, चिंता ना करो, अगली टर्म से पहले करेंगे।